हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है आइस ब्रेकर। सन 1985 में सोवियत यूनियन रशिया का उस समय का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर शिप मिखाइल सोमोव अंटार्कटिका में कहीं फंस जाता है और 133 दिनों तक फंसा रहता है, जिस पर 70 लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि रशिया का एक बहुत बड़ा आइस ब्रेकर शिप ऑस्ट्रेलिया की ओर आगे बढ़ रहा था। इस शिप का कैप्टन है पेट्रो, जो कि एक बहुत अच्छा कैप्टन और बहुत अच्छा इंसान है। इसके लिए इस शिप में मौजूद एक एक इंसान की जिंदगी उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। अब यहाँ पे ये शिप बर्फ के समुद्र में लहराते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी कैप्टन देखते हैं कि उनका शिप 100 मीटर से भी ऊंचे एक बहुत बड़े आइसबर्ग से थोड़ी ही दूरी पर है। पेट्रो शिप को दाईं ओर मोड़ने का ऑर्डर देते हैं और आइसबर्ग के साइड से निकलने का फैसला करते हैं। अब इसके बाद उनका शिप इस आइसबर्ग के नीचे से निकलता है और शिप का निचला हिस्सा आइसबर्ग से जोरदार तरीके से टकराता है और बड़े बड़े आइसबर्ग के टुकड़े शिप के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इसी दौरान शिप के डेक पर मौजूद एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पानी में गिर जाता है। कैप्टन दोनों को डूबता देखकर उसे बचाने के लिए पानी में सीढ़ी डालने के लिए बोलता है। तभी वहां पर मौजूद सेकंड कैप्टन, जिसका नाम एमरीव था, वो पेट्रो से बताता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, तुम सारे क्रू मेंबर्स की जान दांव पर नहीं लगा सकते। तभी एक क्रू मेंबर दोनों को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो उसे नहीं बचा पाता, लेकिन उसके कुत्ते को बचा लिया जाता है। और जो क्रू मेंबर ठंडे पानी में कूदा था, उसकी ठंड की वजह से आवाज भी चली जाती है, वो बोल भी नहीं पा रहा था। अब इस तरफ बर्फ के गोलों का भी शिप पर गिरना जारी था। ऐसे में शिप के मेन रडार सिस्टम का एंटीना भी टूट जाता है, इसीलिए अब वो बर्फ की परत की सटीक जानकारी भी नहीं ले सकते थे। अब शिप को आइसबर्ग से टकराने की वजह से आगे बढ़ने के लिए जगह तो मिल जाती है, लेकिन अभी भी आइसबर्ग का एक बड़ा टुकड़ा शिप के पानी के बहाव के साथ उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। शिप के सेकंड कैप्टन एमरीव को लगता है कि ये सब कैप्टन के गलत फैसले की वजह से हुआ है। वो शिप का नुकसान, रडार का टूट जाना और एक क्रू मेंबर की जान जाना, इन सब की एक रिपोर्ट बनाकर मॉस्को के मंत्रालय को भेज देता है। और ये बात बाकी क्रू मेंबर्स को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सब जानते हैं कि पेट्रो एक अच्छा कप्तान है, वो गलती से भी ऐसा नहीं कर सकता। पर कैप्टन पेट्रो को तुरंत ही उसके पद से हटा दिया जाता है और जब तक दूसरा कैप्टन आकर शिप का चार्ज नहीं ले लेता, तब तक एमरीव को शिप का कैप्टन बनाने का ऑर्डर मिलता है। अब मॉस्को के मंत्रालय की तरफ से कैप्टन सेवचेंको को शिप का चार्ज लेने के लिए भेजा जाता है। अब कैप्टन जिस चॉपर से आ रहे थे, उसका इंजन तेज हवाओं से बहुत गर्म हो चुका था, इसीलिए जैसे तैसे ही चॉपर वहां पर लैंड करता है तो तुरंत ही उसमें आग लग जाती है। पेट्रो और उसकी टीम जल्दी से आकर आग बुझा देते हैं और पायलट और कप्तान को बचा लेते हैं। पर फिर भी कैप्टन पेट्रो का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे ये कहता है कि मॉस्को की कोर्ट आपका इंतजार कर रही है। अब शिप में जो नया कप्तान आया था वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो शिप के कंट्रोल रूम में जाता है और वहां जाकर देखता है तो शिप में एक क्रू मेंबर अपने क्यूब पजल के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये देखकर वो उसे डांटता है और उसका क्यूब समुद्र में फेंक देता है। अब शिप पूरा बर्फ से घिर चुका है और शिप को आगे पीछे नहीं किया जा सकता था। अब सभी क्रू मेंबर्स बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दूसरी तरफ हम मॉस्को में देखते हैं कि पेट्रो की वाइफ, जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो मंत्रालय के चक्कर लगा रही है और मंत्रालय की तरफ से जल्द मदद पहुंचे, इसके लिए वो जोर डाल रही है। यहाँ शिप में सभी क्रू मेंबर्स एक मीटिंग करते हैं और इस संकट से कैसे बचा जाए उसके सुझाव मांगे जाते हैं। तभी एक मेंबर सुझाव देता है कि क्यों ना कुछ बैरल ईंधन को बर्फ में ब्लास्ट किया जाए, ताकि बर्फ की परत के पिघलने से उनकी शिप को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। ये सारी मीटिंग पुराने कप्तान पेट्रो की निगरानी में हो रही थी। तभी कैप्टन आकर पेट्रो की मीटिंग को बर्खास्त कर देता है, जैसे कि वो पेट्रो से बहुत नफरत करता हो। फिर ये कैप्टन ईंधन को ब्लास्ट करने के आइडिया को नकार देता है, जो आइडिया पेट्रो को भी पसंद नहीं आया था। कैप्टन कहता है कि कुछ दिनों बाद हमें इस ईंधन की ज्यादा जरूरत होगी। इसके बाद कैप्टन शिप के केबिन में चला जाता है और माइक से आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर देता है। अब इस सिचुएशन में बिजली की कटौती करने
और सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए बोला जाता है। अब देखते ही देखते बहुत दिन ऐसी ही आपातकालीन स्थिति में बीत जाते हैं, पर इधर पेट्रो शांत नहीं था। उसके मन में कुछ न कुछ तो चल रहा था। इसके बाद एक दिन पेट्रो एक फ्लेयर गन के साथ आइसबर्ग के बारे में जानकारी जुटाने के लिए शिप से नीचे उतरने का फैसला करता है, और तभी चॉपर का पायलट उसे देख लेता है, पर वो कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद पेट्रो शिप से नीचे उतरता है। वो जानकारी लेने के लिए थोड़ी दूर जाता है, जहाँ उसे कैप्टन का फेंका हुआ वही क्यूब मिलता है। वो उसे वहाँ से उठाता है और तभी अचानक से बर्फ की फिसलन से गड्ढे में गिर जाता है, और फिर वो फ्लेयर गन चलाकर मदद मांगता है। चॉपर का पायलट ये देख लेता है और तभी उसको बचाने के लिए शिप के क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और उसे बचाकर शिप के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ कैप्टन उससे मिलने पहुँचता है और उसे ऐसा करने के लिए खूब डांटता है, पर पेट्रो भी वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा था। उसके पास अब काफी जानकारी थी। वो कैप्टन से बताता है कि अभी भी एक बहुत बड़ा आइसबर्ग उनके पीछे तेजी से आ रहा है। अगर जल्दी से हमें मदद नहीं मिली तो हम सब यहाँ पर फ्रीज हो जाएंगे। कैप्टन उसका यकीन नहीं करता। तभी पेट्रो उसे उसका फेंका हुआ क्यूब दिखाता है, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर होना चाहिए था, पर वो उसे यही नजदीक में ही मिल जाता है। और तभी कैप्टन को पेट्रो की काबिलियत का अंदाजा भी हो जाता है और आने वाले खतरे का भी अंदाजा लग जाता है, पर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ क्रू मेंबर बहुत डरे हुए थे। खुद को हौसला देने के लिए वो गिटार के साथ गाना गा रहे थे, और तभी कैप्टन वहाँ आ जाता है और सबको डांटने लगता है और सबको शिप के डेक पर बुलाता है और इस गिटार को तोड़ देता है और उन सबको सजा के तौर पे शिप का डेक साफ करने के लिए कहता है। कैप्टन का ये रवैया किसी को पसंद नहीं आता। पेट्रो कैप्टन से कहता है कि तुम्हें इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है रक्षा मंत्रालय को हमारी कोई चिंता नहीं है। मदद आने में अभी और भी देरी हो सकती है, इसीलिए हम सबको एक होकर रहना चाहिए ताकि इस मुश्किल का जल्दी से जल्दी कोई समाधान हो सके। इधर समुद्र में शिप के आसपास बर्फ की परत हर दिन बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते 1 से 1.5 मीटर ऊंची हो गई थी। अब पेट्रो कहता है कि हमें जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबसे करीब है, पर कैप्टन उसकी बात नहीं सुनता। अब एक दिन सुबह पानी का बहाव तेज हो गया था और ज्यादा से ज्यादा बर्फ शिप की साइड पर टकरा रही थी, और तभी इसके निचले कंपार्टमेंट में छेद हो जाता है और पानी शिप के अंदर घुसना शुरू हो जाता है। इससे इस कंपार्टमेंट में रखा काफी सारा खाने पीने का सामान खराब हो जाता है। शिप में रखा पीने का पानी भी बर्बाद हो जाता है। अब सारे क्रू मेंबर्स मिलकर शिप का छेद जैसे तैसे भर देते हैं, पर फिर भी समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। सारे क्रू मेंबर्स यहाँ घबरा जाते हैं और सबको लगता है कि अब वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिप में ईंधन सिर्फ 3 दिन तक चले इतना ही था और राशन का एक बड़ा हिस्सा खराब हो चुका था। अब ये सब देखकर शिप का सेकंड कैप्टन एमरीव सबको कैप्टन के खिलाफ भड़का देता है और बर्फ में फ्यूल को ब्लास्ट करके रास्ता बनाने के लिए सबको तैयार कर लेता है। अब ये सारे लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और कैप्टन के केबिन में घुस जाते हैं और सब मिलकर कैप्टन को उसी केबिन में बंद कर देते हैं। अब वो अपना प्लान पूरा करने के लिए शिप से नीचे उतरते हैं। ये करीब 4 बैरल ईंधन लेते हैं और शिप से थोड़ी दूर जमीन में ईंधन को ब्लास्ट करने के लिए ले जाते हैं। पेट्रो इन्हें ऐसा ना करने के लिए बहुत समझाता है, पर उसकी कोई बात कोई नहीं सुनता। पेट्रो सब जानता था कि ये सब एमरीव का किया धरा है। इसके बाद ये लोग बैरल को सही पोजीशन में लगाकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं, पर इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता और ये आइडिया फेल हो जाता है और एमरीव सदमे में आ जाता है और वो मन ही मन बहुत पछता रहा था। अब उसी रात को एमरीव सुसाइड करने के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनकर शिप के डेक पर खड़ा हो जाता है, पर पेट्रो उसे देख लेता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हम जल्द इस मुसीबत से निजात पालेंगे, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे क्रू मेंबर्स भी उनकी नादानी की वजह से शर्मिंदा थे और दूसरे दिन सुबह सारे क्रू मेंबर कैप्टन के ऑफिस में जाकर उससे माफी मांगते हैं। कैप्टन सबको माफ कर देता है। दूसरी तरफ पेट्रो की वाइफ मदद लेकर एक दूसरे आइस ब्रेकर शिप के साथ समुद्र में उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। तभी बाहर से एक क्रू मेंबर दौड़ के कैप्टन के केबिन की ओर आता है और कहता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और वो पहले से भी और विशाल रूप ले चुका है। अब सभी लोग देखते हैं कि बर्फ के बीच एक मोटी दरार पड़ रही है और ये देखकर सभी क्रू मेंबर्स अब और भी डर जाते हैं और सबको मौत
नजदीक दिखाई देने लगती है, क्योंकि ये दरार बिल्कुल आइसबर्ग से इनके शिप की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी पेड्रो कहता है कि इस दरार के बीच में जाकर हम उस आइसबर्ग के नीचे से निकल सकते हैं। सारे क्रू मेंबर्स कहते हैं कि ये तो मौत के मुंह में जाने के जैसा है, पर पेड्रो कहता है कि हम ये कर सकते हैं। और तब कैप्टन पेड्रो के इस आइडिया के साथ काम करने का फैसला करता है, क्योंकि कैप्टन पेड्रो की काबिलियत पहले ही देख चुका था। पेड्रो कहता है कि बर्फ की चट्टान के पीछे रास्ता बताने के लिए मैं चॉपर पर ऊपर से जाऊंगा, पर कैप्टन कहता है कि ये आप मुझे करने दो, इस शिप को आपकी ज्यादा जरूरत है, तुम इस शिप को अच्छे से जानते हो। और वो शिप का कमांड पेड्रो को सौंपकर चॉपर में ऊपर उड़ान भरता है। इसके बाद फिर पूरे जोश के साथ सारे क्रू मेंबर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पेड्रो एमेरीव को भी एक काम पर लगा देता है और एक क्रू मेंबर को आइसबर्ग की दूरी की जानकारी बताने के लिए शिप के डेक पर भेज देता है। वहाँ बहुत ही खतरा था, पर फिर भी वो क्रू मेंबर वहाँ जाता है, क्योंकि शिप का रडार बंद हो चुका था और इनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। इधर ऊपर चॉपर से कैप्टन शिप को रास्ता बता रहा था और फिर हम देखते हैं कि ये शिप 10 मीटर से भी कम दूरी से 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची आइसबर्ग के नीचे से काफी मुश्किल से निकलता है और यहाँ पर सारे क्रू मेंबर खुश हो जाते हैं। पर कैप्टन का चॉपर अभी भी तेज हवाओं के दबाव से आइसबर्ग के आसपास घूम रहा था। आइसबर्ग चॉपर को अपनी ओर खींच रहा था और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन का चॉपर आइसबर्ग के पास क्रैश लैंड कर जाता है। पेड्रो देखता है कि कैप्टन का चॉपर दूर आइसबर्ग में क्रैश हो गया है। ये देखकर पेड्रो शिप को रिवर्स करने का ऑर्डर देता है। यहाँ कैप्टन और पायलट पानी में डूब रहे थे और वो सारी उम्मीदें खो चुके थे कि पेड्रो शिप को लेकर उन्हें बचाने आएगा, क्योंकि वो पहले भी एक आदमी की जान बचाने की गलती करने के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। पर पेड्रो कैप्टन की जान बचाने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि शिप पर मौजूद बहुत से क्रू मेंबर इसके लिए मना कर रहे थे, पर फिर भी पेड्रो शिप को लेकर कैप्टन को बचाने के लिए जाता है और कैप्टन डूबने ही वाला था कि पेड्रो की टीम आकर उसे बचा लेती है और सब मिलकर शिप को लेकर आगे निकल जाते हैं। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पेड्रो की वाइफ भी शिप में मदद लेकर आ गई थी, तो ये इस शिप पर दूसरे शिप से फ्यूल भरते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स की अखबार में तस्वीर छपी थी, जिस स्टोरी को पेड्रो की वाइफ ने कवर किया था और ये एक सच्ची घटना थी, जिसमें ये सारे क्रू मेंबर्स 133 दिन तक समुद्र में फंस गए थे। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।